हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिर अपन वन लाइनर ही लेके आए हैं। कल की तरह मैंने कल कहा था कि छोटा वीडियो बनाऊंगा, 15-20 मिनट का वीडियो सोचा था, लेकिन वो 25 मिनट का वीडियो बन गया था। आज भी वही मेरी नीति है कि मैं छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, वही 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन वीडियो शायद थोड़ा छोटा होगा। बाकी देखते हैं अब आज अपन। तो देखो, पहला क्वेश्चन, वन लाइनर चल रहे हैं भैया, अपन छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं। पहली बात तो एक चीज नोट करना, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, मैंने डेफिनेशन वाले क्वेश्चन को शामिल नहीं किया। आप सबको मैं एक बात कहता हूं कि एग्जाम के लिए आप डेफिनेशन वाले क्वेश्चन जरूर करें। मेरी बात समझ रहे हो? डेफिनेशन जितनी भी आती है अपने चैप्टर में जहां से आता है, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बहुत सिंपल है। तो देखो, आज अपन वन लाइनर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो अपना क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक कण का स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर दे रखा है अपन को, कितना? 4t इंटू 3 - t आई कैप माइनस जे कैप, ये दे रखा है। और अपने से पूछा है कण कितने समय बाद पुनः मूल बिंदु पर लौटेगा। मतलब अब मूल बिंदु पर लौटा है, मतलब कि आर वेक्टर बराबर 0 कर दो, तब आ जाएगा मूल बिंदु पर। तो आर वेक्टर बराबर 0 करता हूं, यानी कि 4t इंटू 3t माइनस टी, सॉरी 3 - t इज इक्वल टू 0 कर दिया। आई माइनस जे भी है, जो कि डायरेक्शन है, वो 0 में चले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके दो आंसर संभव है, t बराबर 0 पर और t बराबर, एक तो t बराबर यानी कि 4t बराबर 0 कर दूंगा, और एक कर दूंगा 3 - t बराबर 0। इससे तो क्या आ जाएगा, मैंने कहा इससे आ जाएगा t बराबर 0, क्योंकि पहले ही वाली पोजीशन है, और एक आ जाएगा t बराबर 3। अरे समझ रहे हो क्या? इसके दो आंसर हुए, लेकिन ये तो है प्रारंभ का, प्रारंभ में था ही वो मूल बिंदु पर, और t बराबर 3 सेकंड पर वापस लौटा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 या 3? मैंने कहा 3 होगा इसका आंसर, कोई दिक्कत, कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, एक कण के वेग के घटक आपको दे रखे हैं। एक तो x दिशा में वेग का घटक दे रखा है 5t, और एक दे रखा है vy इज इक्वल टू 7t। आपसे पूछा त्वरण निकालिए। तो देखो, सबसे पहले मैं ax और ay का मान निकाल लेता हूँ। कैसे निकालू? मैंने कहा इसका अवकलन कर दो। 5t का अवकलन करूंगा, मैंने कहा 5 आएगा। 7t का अवकलन करूंगा, मैंने कहा 7 आएगा। कुल त्वरण का मान क्या होगा, कल भी मैंने बताया था, a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ऐसे ही बताया था क्या? तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ a इज इक्वल टू, तो मोड ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 प्लस 49। सॉल्व कर लो, और 5 14 अंडर रूट 4 और 4 74, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 74 आ जाएगा। क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर सब कुछ अपन को ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है, ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई टफ क्वेश्चन है? नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको सबको आता है। इसके बाद में आता है एक हाथ घड़ी की मिनट की सुई का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो है, आप पॉज करके क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैंने कहा एक हाथ घड़ी की मिनट की सुई का कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। कौन सी? मिनट वाली एंड की, मिनट वाली सुई के ऊपर को क्या पूछ रहा है, कोणीय वेग पूछ रहा है। तो मैंने कहा कोणीय वेग होता क्या है भाई? वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय, तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन अपॉन समय। सही बात है क्या? अब कोणीय विस्थापन, मैंने कहा एक चक्कर में, एक घड़ी की सुई की मिनट की जो सुई है वो एक चक्कर लगाती है, तो कितना कोण बनाएगी? मैंने कहा 2 पाई कोण बनाएगी। सही बात है क्या? और मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है, तो कितना हो जाता है? मैंने कहा 1 घंटा हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 आवर। 1 आवर को अपन सेकंड में चेंज करेंगे, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। सही बात है क्या? तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 1800। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, एक हाथ घड़ी की, सेम क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड की सुई का कोणीय वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सेकंड वाली सुई का। सेकंड वाली सुई का निकाले, मेरे का वही ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी। और मैंने कहा एक चक्कर काटेगा, मैंने कहा 2 पाई रेडियन। और समय कितना लगेगा कि सेकंड वाली सुई को? मैंने कहा 60 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे? तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 30। बोलो कोई दिक्कत? क्या आंसर होगा, पाई बाई 30। अगला प्रश्न देखो, नियत चाल से वृत्तीय पथ में गति कर रहे कण के ताक्षणिक वेग व ताक्षणिक त्वरण की सदिश स्थिति क्या होती है, या फिर ऐसे पूछा है दिशा क्या होती है। सीधी सी बात है। क्या पूछा है, एक बार दोबारा सुनो। नियत चाल से वृत्तीय पथ में कोई कण गतिमान है, ठीक है, और उसके ताक्षणिक वेग व ताक्षणिक त्वरण की दिशा क्या है। इसने तो लिखा है स्थिति सदिश स्थिति क्या होती है, यानी कि दिशा क्या होती है। तो ध्यान से देखो, एक वृत्तीय मार्ग में कोई कण है, ताक्षणिक, मान लो ये क्षण है, इस क्षण पे वेग की दिशा, मैंने कहा ताक्षणिक वेग की दिशा ये होगी। त्वरण हमेशा केंद्र की तरफ लगेगा। क्या होगा बताओ, कोण एंगल 90 डिग्री, यानी कि परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर देखो 6। छठा है अपने पास, एक वायुयान नियत क्षतिज वेग से, नियत क्षतिज u वेग से h ऊंचाई पर उड़ते हुए एक खाद्य पैकेट नीचे गिराता है।
पैकेट गिराए गए बिंदु से कितनी दूर आगे गिरेगा? सुनना भाई, ये है वायुयान, ठीक है, और ये एच ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये धरातल है। और जब वो यहाँ से गिराता है पैकेट को, खाद्य पैकेट को जब यहाँ से गिराता है, तो देखो उस समय उसके पास क्षितिज वेग होता है यू। कौन? वायुयान चल रहा है। अब सोचो, अब वो पैकेट को गिराएगा, तो वो गिराएगा तो उसके साथ में उस पैकेट का वेग भी क्या है? यू। तो वो पैकेट उस स्थान पे ना, बिल्कुल ऐसे नहीं कि ऐसे कैसे गिर जाएगा, क्योंकि वायुयान चल रहा है तो उसके साथ जाएगा, तो वो इस प्रकार से गति करेगा। तो कैसी गति होगा? तो आप देख लो, इस प्रकार गति करेगा, हाँ है ना। तो यानी वो यहाँ ना गिर के कहाँ गिरेगा? यहाँ। तो अब ये पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यानी कि एक तरीके से क्षैतिज परासपन से पूछ रहा है। कोई दिक्कत? यू वेग से चल रहा है, एच ऊंचाई है, नीचे की तरफ जो एक्सीलरेशन होता है वो ग्रेविटी लगेगी जी। कोई दिक्कत? सबसे पहले मैंने कहा इसको ऊपर से नीचे तक गिरने में समय कितना लगा, तो मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण। तो द्वितीय समीकरण क्या लगा रहा हूँ? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैंने कहा एस तो है, हो गया एच, यू मैंने कहा यहाँ से गिरा रहा है, तो मतलब यू बराबर क्या हो गया? 0 प्लस हाफ, एक ही जगह लिखो जी, और टाइम मान लिया टी है, टी स्क्वायर। यहाँ से टी निकाल सकता हूँ मैं, टी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2h अपॉन जी। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2h अपॉन जी। अब देखो जितने समय में यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसको, या ऐसे बोलो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अंडर रूट 2h अपॉन जी समय लगेगा। इस दिशा में वेग हमेशा क्या बना रहेगा? नियत बना रहेगा यू। तो एक तरीके से देखो, ऐसा मान के चलो कि एक कण है जो यहाँ से चल रहा है, स्टार्ट यू वेग से है, और उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अंडर रूट 2h अपॉन जी समय लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। अरे दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। मैंने सिंपल ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया? क्योंकि इस दिशा में कोई त्वरण मौजूद नहीं है, तो चाल गुणा समय लगेगा। तो आर बराबर चाल कितनी है? मैंने कहा यू, और समय कितना है? मैंने कहा अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये आंसर है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 2h अंदर लिया तो यू स्क्वायर अपॉन जी। बोलो हाँ या ना। अरे कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? क्या बताया मैंने कहा एक कण है जो इस प्रकार से यहाँ से छोड़ा गया है, तो वो कण इस प्रकार से गति करेगा, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा? मैंने कहा अंडर रूट 2h अपॉन जी लगेगा। अब मैंने कहा इतना समय लग रहा है और वेग इस दिशा में नियत है, तो नियत वेग से यू वेग से चल रहा है, और इतने समय पश्चात कितनी दूरी तय करेगा? मैंने कहा दूरी बराबर चाल गुणा समय। समझ रहे हो ना? तो आर बराबर यू इंटू टी लिख दिया, यू और टी अपने पास ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? छठे के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वृत्ताकार मार्ग में एक चक्कर में विस्थापन कितना होता है? सब जानते हैं, 0 होता है। क्या बोला? वृत्ताकार मार्ग है, यहाँ से कण चला और यहाँ आ गया, विस्थापन कितना होगा? मैंने कहा 0। और आपसे कुछ दूरी कितनी होगी? मैंने कहा 2 पाई, मान लो आर त्रिज्या है तो 2 पाई आर होगी। अरे दूरी कितनी होगी? 2 पाई आर। कोई दिक्कत? और विस्थापन होगा 0। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। 8वां क्वेश्चन है अपने यहाँ, कहा है एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व की ओर, पूर्व की तरफ आप सब जानते हो, देखो एक नक्शे में, एक कॉपी में, एक बुक में, एक बोर्ड में, हमेशा जो ऊपर होता है नॉर्थ ऊपर होता है, उत्तर ऊपर होता है हमेशा। उत्तर कहाँ होता है? ऊपर होता है। और दक्षिण कहाँ होता है? नीचे। साउथ किधर होता है? नीचे। और इधर क्या होता है? मैंने कहा इधर तो होता है वेस्ट और इधर होता है ईस्ट। पता है कि नहीं पता है तुमको? वेरी गुड। तो अब इसने क्या कहा, कहा गया अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8 है ना? ये लो 8 लगा देते हैं यार। यदि एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व की ओर, तो देखो पूर्व इधर है ना, तो ये 4 मीटर पूर्व की ओर गया, चल गया, ठीक है। फिर कहाँ है क्वेश्चन? कहाँ गया? हाँ 4 मीटर पूर्व, फिर 3 मीटर दक्षिण में, ये लो भाई 3 मीटर दक्षिण में चला, उसके बाद में वहां से 4 मीटर पश्चिम में चला गया, वहां से 4 मीटर फिर पश्चिम में चला गया। देखो ये 4 मीटर, तो यहाँ से तक 4 मीटर, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अब पूछा देखो क्या है, पश्चिम में चले तो विस्थापन का मान ज्ञात करो, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालो। बताओ बताओ, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? 3 ही तो होगा, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं है? वेरी गुड। तो ये 3 मीटर होगा, तो विस्थापन क्या होगा आंसर? 3 मीटर। बोलो कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नियत वेग से गतिशील कण का त्वरण क्या होगा? नियत वेग है, वेग बराबर नियत है, अपन को पूछा है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है डीवी बाई डी, यानी कि इस नियत राशि का अवकलन करके मैंने कहा 0, त्वरण का मान क्या होगा? 0 होगा। बोलो कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रक्षेप्य की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक प्रेक्षित करने हेतु कितने डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए? अधिकतम क्षैतिज दूरी चाहिए भैया, कितने कोण से फेंकूं? मैंने कहा 45 डिग्री कोण से फेंक दो। अपन ने पहले टॉपिक पे भी किया है, आंसर भी अपन को डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो,
परिवर्ती द्रव्यमान वाले तंत्र का एक उदाहरण बताओ। भाई ऐसा अपन को तंत्र लेना है जिसमें द्रव्यमान परिवर्तित होता है। जैसे मान लो एक ये है, इसको मैंने ऐसे फेंका, आ गया, इसका द्रव्यमान परिवर्तित हुआ नहीं, तो ये नियत द्रव्यमान का है। आपने कोई कण पत्थर फेंका, उस कण का फेंकने से, पत्थर को फेंकने से उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, वो सारे नियत द्रव्यमान के उदाहरण हुए। आपसे अभी क्या पूछा है, एक परिवर्तित द्रव्यमान का, कोई दे सकता है? बिल्कुल देख सकते हैं, शाबाश। आपने क्या बताया? रॉकेट। रॉकेट में आपको पता है कि मोस्टली जो पार्ट होता है वो फ्यूल का होता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है वैसे वैसे जो उसका फ्यूल होता है वो जलता है, तो मेन जो पार्ट उसका फ्यूल होता है वो जलता जाता है, उसका द्रव्यमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। समझ रहे हो क्या? तो इसका आंसर होगा रॉकेट, रॉकेट नोजल। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन 12, म्यूएस व म्यूके। म्यूएस क्या होता है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। म्यूके क्या होता है? गतिक घर्षण गुणांक। दोनों में से किसका मान अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलूंगा? म्यूएस इज ग्रेटर देन म्यूके, यानी कि स्थैतिक घर्षण बल का मान गतिक घर्षण बल से ज्यादा होता है। याद रखना भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वन लाइनर बोल रहा हूं तो एक ही लाइन में आंसर आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में आएगा 13, एक समान वृत्तीय गति में कौन सा बल विद्यमान होता है? भाई वृत्तीय गति है, एक समान, यानी कि उसका जो चाल है एक समान है, तो उसमें कौन सा बल होगा? भाई आप बताओ। उसके पास एक ही बल होगा, अभिकेंद्री बल। वैसे तो अपन बोलते हैं नियत वेग से अगर कोई गण गति कर रहा है तो उसका त्वरण क्या होता है? शून्य। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि नियत चाल से कोई गति कर रहा है और वृत्तीय गति कर रहा है, तो यहाँ पर त्वरण होगा अभिकेंद्रीय त्वरण और बल होगा अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। 14 देखो, समतल वृत्ताकार पथ पर एक वाहन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कैसे प्राप्त होता है? तो एक समतल सड़क है और एक वृत्ताकार पथ है और उसमें वो वाहन गति कर रहा है। तो आपको पता है कि जो वृत्ताकार मार्ग में अपन जो गति करते हैं तो उस बस के अंदर बैठे हुए यात्री क्या होते हैं? बाहर की तरफ निकलते हैं। इसी प्रकार टायरों पर भी फोर्स लगता है। तो इसको कौन बचाता है? इसको बचाता है घर्षण बल। उन टायर और धरती के मध्य लग रहा घर्षण बल। कौन सा बल काम में आएगा? घर्षण बल, जो कि उसको वृत्ताकार मार्ग देता है। अगर ज्यादा स्पीड से घूमेगी गाड़ी तो वो घर्षण बल भी फेल हो जाएगा, मतलब घर्षण बल तो लगेगा लेकिन एक लिमिट तक वो उसको बचाएगा, उसके बाद में वो उसको छोड़ देगा और वो गाड़ी पलट जाएगी। ठीक है ना? 14 के बाद में आ जाएगा 15। 15 कौन सा है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखो। पहले बताओ द्वितीय नियम क्या है? अरे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, पता है क्या वो? तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है क्या? संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। F इज प्रोपोर्शनल टू dp by dt, या आप इसको कहते हैं इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट k लगता है उसका मान 1 होता है। क्या बोला? संवेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष संवेग में परिवर्तन की दर बल के तुल्य होती है। तो इसका गणितीय रूप से अगर आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में आंसर आता है ma। चलो निकाल के बता देते हैं अपन फटाफट से। d by dt, p को मैं लिख सकता हूँ mv, संवेग। संवेग किसे कहते हैं? m into v, द्रव्यमान गुणा वेग, तो mv। अब मैंने क्या कहा? F इज इक्वल टू d by dt। मैंने कहा यहाँ पे जो भी कण है, कण चल रहा है, तो उसका द्रव्यमान क्या है? नियत है। रॉकेट होना है यहाँ पे, तो द्रव्यमान है वो नियत है। भाई रॉकेट होता है द्रव्यमान नियत नहीं होता, ठीक है ना? यहाँ पे अपने पास कोई कण है, कण का द्रव्यमान क्या होगा? नियत। m को बाहर निकाल दिया, अंदर बचा भी F बराबर m एज इट इज dv by dt को लिख दिया। तो ये जो है वो न्यूटन की गति का क्या है? द्वितीय नियम है। देखो नियम और समीकरण को मिक्स मत करना। समीकरण तो वो v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होती थी। तीन समीकरण थी गति की, और यहाँ पर अपन जो बता रहे हैं गति का द्वितीय नियम बता रहे हैं। ठीक है? 15वां के बाद में 16वां मैंने करवा दिया। संवेग का सूत्र लिखो। मैंने कहा संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान गुणा वेग को संवेग कहते हैं। p होता है संवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है? 16 के बाद में आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु पर नेट बल। एक बार ये क्वेश्चन मिटा देते अपन। क्या है क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन दिया? क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। आज 20 करेंगे और शायद वीडियो छोटा ही हो रहा होगा, मुझे पता नहीं है फिलहाल। तो 17वां नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर नेट बल 0 है तो त्वरण होगा। अरे यार नेट बल 0 है, F बराबर ma होता है, और F बराबर 0 है तो ma, m तो 0 हो नहीं सकता द्रव्यमान, तो a बराबर 0 होगा। क्या होगा? त्वरण। ये तो पूछा है, त्वरण क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत, सब जानते हैं इसको तो। अच्छा वेग क्या होगा? नियत। अगर त्वरण 0 है तो वेग क्या होगा? नियत। ठीक है ना? 17 के बाद में 18, आवेग संवेग प्रमेय क्या होती है? भैया किसी कण पर लग रहे बल के कारण जो आवेग का मान होता है उसी बल के कारण संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है, यही आवेग संवेग प्रमेय है। यानी कि I इज इक्वल टू P2 माइनस P1। दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लो। आवेग संवेग प्रमेय आपको लिखने के लिए कोई बोल दे तो क्या लिखोगे? मैंने कहा किसी
कण पर लग रहे बल के कारण आवेग का मान उसी बल के कारण संवेग में होने वाले परिवर्तन के तुल्य होता है। यह आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, 18 के बाद में 19। आपको कोई आवेग की परिभाषा बोले ना तो भी यही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद में बोल रहा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। क्या है न्यूटन की गति का प्रथम नियम? बोल देता हूं। यदि कोई कण स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगा, गतिशील अवस्था में है तो गतिमान ही रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। कोई दिक्कत? क्या होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम? यदि कोई कण स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगा, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। ठीक है, इसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम तो मैं पहले बता चुका हूं। तृतीय नियम क्या है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम, तृतीय नियम क्रिया के फलस्वरूप हमेशा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। समझ रहे हो क्या कहा? मैंने कहा अगर किसी कण पर, जैसे मान लो ये धरती है और धरती पे एक वस्तु पड़ी है, तो ये वस्तु जो है वो इसके ऊपर एक बल लगाती है जिसको अपन mg बोल सकते हैं। उसी प्रकार ये धरती भी इसके ऊपर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगाती है जिसको अपन रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जिसका मान आरोपित इसके द्वारा आरोपित बल के तुल्य होगा। जितना आप धरती पर बोझ हो उतना ही धरती आप पर बोझ है। अरे आप धरती पर बोझ नहीं हो, मैं ये मेरा समझाने का तरीका है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा जिस धरती पर कोई आदमी खड़ा है तो वो जितना बल धरती पर लगा रहा है धरती भी उतना ही बल आप पर लगा रही है। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग बैलेंस हो जाते हैं। तो ये होता है क्या, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो बस आज के 20 क्वेश्चन थे अपने पास और ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।